लाहौर और कराची आजादी से पहले भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण शहर थे। इनका उस दौर में चले जाने की कीमत आम भारतीयों को लंबे समय तक चुकानी पड़ रही थी, लेकिन उसको पता भी नहीं कि ये शहर उसके लिए कितने जरूरी थे। लाहौर उस दौर में एक विकसित शहर था, तो दूसरी तरफ कराची उस दौर का मुंबई था। क्या आपको पता है, 15 अगस्त 1947 को दो देश बन चुके थे, लेकिन कौन सा शहर किस देश का हिस्सा बनेगा किसी को नहीं पता था। कारण क्या था? मैप बनाने का काम रेड क्लिफ को दिया गया था। उसको 40 दिन का समय और 40,000 रुपये वेतन बोला गया था। यह इंसान न तो भारत को जानता था, ना ही भूगोल समझता था, न भारतीय संस्कृति। क्या किया इसने? उसने मैप बनाया और उसको छिपा कर रखा। 17 अगस्त 1947 को पब्लिक किया गया और बिना अपना 40,000 वेतन लिए भारत से भाग गया। यही सबसे बड़ा कारण था लाखों के कत्लेआम होने का, क्योंकि जब अचानक से मैप सार्वजनिक किया गया तब तक दो देश बन गए थे और अपराधियों को खुला मौका मिल गया अपराध करने का, क्योंकि पुलिस और कानून का राज अचानक से खत्म हो गया। पंजाब को समझते हैं, इसका बैकग्राउंड देखिए। इसके लिए हमें महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का मैप देखना होगा। वैसे उनका राज तो काबुल तक था। सिखों की सत्ता खत्म होने के बाद जम्मू के डोगरा राजपूतों, सिखों और गोरखा लोगों ने कश्मीर पर और बाद में गिलगिट को खरीदकर अपनी सत्ता बना ली। दूसरी तरह बाकी का हिस्सा, जिसमें आज का हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और आज का पाकिस्तान का पंजाब बचा, जो ब्रिटिश भारत में शामिल हो गया। अब लाहौर पर आते हैं। बंटवारे का आधार क्या था? सरकारी रिकॉर्ड और बंटवारे के समय सिर्फ दो विषय थे, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में बंटवारा। इसी आधार पर बंटवारे की बात शुरू हुई कि कैसे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में यह तय किया जाए कि किसको क्या मिलेगा। लाहौर शहर, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो यह शहर लाला लाजपत राय और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी के लिए तो जाना ही जाता था। इस इलाके पर आर्य समाज का काफी जोर था, जो हिंदू से मुस्लिम बने लोगों को शुद्ध आंदोलन से फिर से हिंदू धर्म में ला रहे थे। उस दौर में इस इलाके में नहरों का अच्छा विस्तार हो चुका था। आजादी के बाद जब यह भाग पाकिस्तान को चला गया तो भारत में अनाज की समस्या आ गई। इस इलाके हिंदू और सिखों की आबादी थी, लेकिन हिंदू और सिख आर्थिक रूप से अच्छे थे। जमीन तो थी ही, शिक्षा में भी बेहतर थे। बंटवारा होते समय लाहौर के हिंदू और सिखों को यह पूरा भरोसा था, ये तो भारत के साथ जाएगा। तब तक इस मैप पर काम चल रहा था। सिखों और कांग्रेसी लोगों की मांग थी कि लाहौर और अमृतसर दोनों भारत में आए। मुस्लिम लीग, ये लोग इसकी उल्टी मांग कर रहे थे। अमृतसर और लाहौर दोनों पाकिस्तान में हुआ क्या? एक शहर भारत और एक पाकिस्तान में दिया गया। लेकिन अचानक से कांग्रेस के नेताओं ने अपने परिवारों को लाहौर से शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तब आम हिंदू और सिखों के कान खड़े हुए, लेकिन हजारों सालों से जिस जमीन पर रह रहे थे उसको छोड़ना आसान नहीं था। ऐसे में उन्होंने ये सोचा नहीं कि उनके पड़ोसी मुस्लिम लोग उन पर ही हमले कर देंगे। अचानक से रात में जिहादी नारों के साथ भीड़ ने उनके घरों में जब हमले करने शुरू कर दिए, तब उन्हें समझ आया कि क्या होने वाला है। हमले का पैटर्न क्या था? दरअसल पहले हिंदुओं की दुकानों पर हमले होने लगे। बाद में ये हमले घरों में और हिंदुओं के बाजारों में आग लगाने तक पहुंच गए। ये सब बंटवारे से 1 साल पहले शुरू हुआ और जैसे जैसे मार्च का महीना आया, ये सब तेज होने लगा। लोगों को डर, असल में इसी दौरान तलवारों, कुल्हाड़ी जैसे हथियारों की मांग बढ़ने लगी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक पुलिस और प्रशासन का भी जिहादीकरण हो गया था। क्या मानसिकता थी जिहादियों की? इनका पहला उद्देश्य हिंदुओं और सिखों की प्रॉपर्टी और महिलाओं को हड़पने की थी। बाद में पुरुषों को भी मार रहे थे, लेकिन महिलाओं का अपहरण और दुकानों में आग लगाने का काम 1 साल पहले से ही होने लगा था। हैवानियत का स्तर, ये वीडियो देखिए, नीचे अंग्रेजी में भी है। अगर पंजाबी समझ में ना आए तो फिर सोचिए। मेरी तो आत्मा सुनकर ही कांपने लगी थी। आप भी देखिए। दूसरा, कराची, ये शहर तो अगर बंटवारे में भारत में ही रहता तो शायद आज मुंबई से ज्यादा विकसित होता। कारण इसका नेचुरल पोर्ट होना था। आबादी, यहां सिंधी लोग रहते थे अधिकतर, लेकिन दूसरे लोग जैसे पंजाबी भी थे। लेकिन सिंधी भी 2 भागों में बंटे थे, हिंदू सिंधी और मुस्लिम सिंधी।
यहां भी मुस्लिम आबादी 70% से अधिक थी और गैर मुस्लिम आबादी 30% के आसपास। चूंकि मुस्लिम लीग का कहना था कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वो इलाके पाकिस्तान को मिलेंगे, इसीलिए इसको पाकिस्तान में मिलना तय था। लेकिन यहां बात समझने की है, सिंध राज्य के पूर्वी जिलों में हिंदू आबादी ज्यादा थी। साथ ही कराची में मुस्लिम आबादी 47% थी और गैर मुस्लिम 55%। ज्यादातर हिंदू लोग शहरों में रहते थे क्योंकि वो बिजनेस से जुड़े हुए थे। हमारे नेताओं की मूर्खता, सिंध का बंटवारा ही नहीं हुआ, पूरा सिंध उठाकर पाकिस्तान को दे दिया गया, जबकि बड़ी आसानी से पूर्वी सिंध के जिले भारत में रखे जा सकते थे, जिससे सिंधी लोगों को अनाथ की तरह पूरे भारत में न भटकना पड़ता। ये देखिए, ईस्ट साइड में 70% से अधिक हिंदू आबादी रहती थी 4 जिलों में, लेकिन उनको भी भारत में नहीं लिया गया। लाहौर और पूरा सिंध हमारे नेताओं ने क्यों खो दिया? एक ही कारण था, हमारे नेता स्वार्थी हो गए थे, विशेष रूप से कांग्रेस, क्योंकि वही ये सब देख रही थी। सारे बड़े नेता इस जल्दबाजी में थे कि कैसे बंटवारा हो जाए और उन्हें सत्ता यानी कुर्सी मिल जाए। लोग भी लालची लोगों ने लालच में आकर ये बंटवारा मंजूर कर कुर्सी पकड़ ली और स्कूली किताबों में लिखवा दिया कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नेता लोग तो महापुरुष थे। लेकिन असल में पूरा सिंध दे देना यह साबित करता है कि भारतीय नेताओं में नेगोशिएशन स्किल्स की कोई क्षमता नहीं थी, वरना आसानी से 30 से 40% पूर्वी सिंध लिया जा सकता था। क्या कोई था जो होता तो ये शायद ये ना होता। हाँ, ये तस्वीर 1938 के लाहौर स्टेशन पर नेताजी सुभाष के स्वागत में आई भीड़ देखिए और इनकी उम्र देखिए। आजादी के समय हमारे पास नेताजी नहीं थे। अगर आप आजादी के बाद भी हमारे नेताओं की नेगोशिएशन स्किल्स देखेंगे तो सिवाय किताबी बड्ढे बड्ढे महान विचारों के अलावा कुछ नहीं। जैसे चीन को नेहरू में तिब्बत की डील की तो उसमें यह नहीं लिखवाया कि कश्मीर या अरुणाचल भारत का अभिन्न भाग है, बस एक तरफा चीन को सारी शर्तें मान ली। 1965 की लड़ाई में भारत जीता जरूर, लेकिन हमने जीतने के बाद भी लाहौर लौटा दिया। ये तस्वीर देखिए, जब भारतीय सैनिक ने लाहौर पर कब्जा कर लिया था। 1972 की लड़ाई के बाद बांग्लादेश ने हमें युद्ध का खर्चा नहीं दिया, ना ही अपनी जमीन का कोई भाग दिया। पाकिस्तान ने हमसे अपने 90,000 सैनिक आजाद करवा लिए। हमने उनसे पीओके वापस लेने की शर्त भी नहीं रखी। न बंटवारे के समय लोगों के पसीने की कमाई और अपनों की सुरक्षा का सोचा गया। अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ दिखता है, हमारे नेताओं में आम नागरिक के पसीने और खून की कोई कीमत नहीं थी, वरना इतनी आसानी से ना लाहौर देते, न पूरा सिंध देते, न पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को मुफ्त में खिला पिलाकर वापस भेजा जाता। राजा को हमेशा चाणक्य नीति पर चलना चाहिए, लेकिन हमारे नेता तो गांधी नीति पर चलने लगते हैं।